जो आज हम क्लास करने जा रहे हैं ना, देखें संविधान रिवीजन पार्ट 1 देखो आप। देखिए बेसिकली संविधान को अगर हम देखेंगे तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखें सबसे पहले तो संविधान जो है वो आया कैसे, तो याद रखें संविधान जो है कैसे आया ये जानने के लिए हम इसमें संवैधानिक विकास देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। जब संवैधानिक विकास देख लेंगे, ठीक, उसके बाद हम देखेंगे आपका संविधान सभा के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखेंगे सबसे पहले। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक पैटर्न है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो एक पैटर्न है कि हर 2 साल की पीएससी को छोड़ करके तीसरे साल पूछता है। 18 में पूछा था, 19-20 नहीं पूछा, 21 में पूछ सकता है, आप देखोगे तो, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे क्वेश्चन पेपर तो इसका एक पैटर्न है, यहां से एक क्वेश्चन आता है, इसलिए संवैधानिक विकास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते चलो, उसके बाद संविधान सभा से एक अनप्रेसिडेंटेड टॉपिक है, मतलब यहां से कभी पूछ भी सकता है, कभी नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन जनरली पूछ देगा तो आपको नॉर्मल जो आप पढ़े हुए हो रिवाइज करो, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे, ठीक है। तो जो जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है मैं वही चीजों पर फोकस करूंगा। संविधान जब आ गया तो उसके बाद राज्य के बारे में पढ़ेंगे, राज्यों का गठन कैसे होगा, क्या होता है, ठीक है। जब राज्य आ गया तो हम नागरिक के बारे में पढ़ेंगे और नागरिकों के लिए फिर आपका मौलिक अधिकार आएगा, जो नागरिकों के अधिकार होंगे। फिर नीति निर्देशक तत्व आएगा, डीपीएसपीस, ठीक है। और उसके बाद में आपका मौलिक कर्तव्य है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 4 हिस्से जो है, मतलब 5 हिस्से हमारे, जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं संवैधानिक विकास से। देखिए सबसे पहले आपका संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। एकदम हड़बड़ाना नहीं बेटा, है ना, मैं जितने आसानी से बता रहा हूं आप उतनी आसानी से ग्रैब करें, ठीक है। संवैधानिक विकास या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है क्या, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं वो ध्यान दें। संवैधानिक विकास कहने का मतलब ये है, जो आज हमारा संविधान है वो कैसे आया, जो आज हम संविधान देखते हैं वो कैसे आया है। तो याद रखें संविधान, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नियमों कानूनों का संग्रह होता है। तो जब आज हम संवैधानिक विकास की बात करते हैं तो हमारा संविधान उन नियमों कानूनों के संग्रह से ही आया होगा। अब नियमों कानूनों का संग्रह हमने कहां से किया, तो याद रखें नियमों कानूनों का संग्रह हमने, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में शासन किया, 1600 में आए और 1947 में गए। वो लगभग 350 साल शासन किया और 350 साल शासन करने के दौरान उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग कानून पारित किए और उसी कानून में से जो हमें हमारे हिसाब का लगा हम उसको हमारे संविधान में जगह देते चले गए और इस तरीके से हमारा संविधान बन गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हमको उन एक्ट्स के बारे में पढ़ना है जो ब्रिटिश काल में आए थे, क्योंकि उन्हीं में से लेकर के हमने हमारे संविधान में चीजों को इनकलकेट किया है, शामिल किया है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब संवैधानिक विकास में हमें जो डोमिनियन यानी ब्रिटिश एरा में जो एक्ट आए थे उनके बारे में पढ़ना है ना। तो ब्रिटिश एरा में जो एक्ट आए अगर उनके बारे में पढ़ना है तो ब्रिटिश काल को ही आप बेसिकली 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। जो रूलिंग था ब्रिटिशर्स का उसको आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक, ब्रिटेन की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया था और दूसरा ब्रिटेन की तरफ से महारानी ने शासन किया था, क्राउन ने। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई से लेकर 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन रहा और उसके बाद 1858 से लेकर के 1947 तक क्राउन का शासन रहा, मतलब महारानी का शासन रहा। तो पहला तो प्रश्न ये पूछता है आपसे कि भारत में ब्रिटेन की महारानी का प्रत्यक्ष शासन कब से स्थापित होता है,
तो 1858 से। मेरी बात समझ में आई? कंपनी का शासन कब से कब तक रहा? 1600 से लेकर के 1857 तक। इस शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, लेकिन ब्रिटेन में तो महारानी ही थी। महारानी क्या करती थी, या ब्रिटेन की सरकार जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करती थी। तो 1600 से 1857 तक जितने भी कानून आए वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आए। नियंत्रण को हम कहते हैं रेगुलेट करना, इसलिए इस दौरान रेगुलेटिंग एक्ट आया। सही बात? और ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, 1773 में। जब किसी एक एक्ट को उसको निश्चित समय में बार बार रिवाइज किया जाता है थोड़े सुधारों के साथ में, तो जब एक निश्चित समय पर किसी एक ही एक्ट को बार बार रिवाइज करेंगे तो अगली बार जब भी वो आएगा तो उसको चार्टर कहा जाता है। चार्टर का मतलब होता है घोषणा, पिछले कानून में सुधार करके उसको घोषित करते रहना। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया और हर 20 साल में चार्टर एक्ट आता था। इसलिए 1793, 1813, 1833 और 1853 में चार्टर एक्ट आया। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 1853 में ये सब क्या है आपका, ये सब चार्टर एक्ट है ना? ये सब चार्टर एक्ट है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में आए थे। क्लियर हुआ? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, 1793 में चार्टर एक्ट आएगा, हर 20 साल में यार देखो 1813, 1833, 1853। अब ध्यान सुनना बेटा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत भ्रष्टाचार कर रही थी, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना बहुत जरूरी था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी 3 जगहों पर थी, है ना? बंगाल में, बंबई में और मद्रास में। एक साथ तीनों जगह पर नियंत्रण नहीं कर सकते थे, तो ऐसे नियंत्रण हो सकता था कि किसी एक पर करें और वो बाकी 2 पर करें। तो इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शाखाओं को प्रेसिडेंसी कहा जाता था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को लाया गया। मेरी बात समझ रहे हैं? जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसका सबसे पहला प्रावधान यह था कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया। ठीक है ना? मुंबई एंड बंगाल प्रेसिडेंसी केप्ट अंडर द, सॉरी, मद्रास प्रेसिडेंसी केप्ट अंडर द बंगाल प्रेसिडेंसी। अच्छा, दूसरी बात देखें, अब तीनों जगह पर गवर्नर बैठते थे। बंबई में गवर्नर था, मद्रास में गवर्नर था, बंगाल में गवर्नर था। लेकिन बंबई मद्रास तो बंगाल के नीचे आ गए, तीनों सेम रैंक के थे। इसकी बात क्यों सुनते? इसलिए जरूरत इस बात की थी कि इसका रैंक बढ़ा है, इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है आपका बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। सही बात? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तीसरी बात देखें, समझ में आ रही मेरी बात? अब तीसरा तरीका क्या होगा कंट्रोल करने का? तो तीसरा तरीका यह था कि भाई कोई कंट्रोल इस डर से होगा कि उसको कहीं सजा मत हो जाए। इसीलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। याद रखिए, नाम सुप्रीम कोर्ट था, आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं था, आज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बराबर था ये। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। याद रखेंगे, प्रश्न अगर ऐसे पूछता है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से की गई, तो 1773 लेना है। लेकिन अगर यह प्रश्न पूछ दिया कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से किया गया, तो 1935 का अधिनियम आएगा आगे। क्लियर रहना है दिमाग में। 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का प्रावधान जरूर किया गया था, लेकिन यह आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं था, यह आज का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जैसा था। सही बात? और इसकी स्थापना जो है आपका 1774 में की गई थी, 1774 में। 73 का कानून है और 74 में स्थापना हुई। अब देखें, पहले बंगाल का गवर्नर था तो केवल बंगाल का काम देखता था, लेकिन जैसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो अब इसको सारे, मतलब पूरे बंगाल, बंबई, मद्रास सबका काम देखना था। अकेले संभव नहीं था, इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई। 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर एस्टैब्लिश्ड। यही 4 प्रावधान आपको याद रखने हैं।
याद रहेगा 1773 का रेगुलेटरी एक्ट रेगुलेट करने के लिए लाया गया था, नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। तो नियंत्रित कैसे होंगे? तो नियंत्रित करने के लिए बंगाल के अधीन मुंबई और मद्रास कर दिया गया। बंगाल की बात सब सुने, इसलिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल का काम बढ़ा तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बन गई और नियंत्रित करने के लिए न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर भी दी गई। अब देखें, हर 20 साल में रिव्यू करना था। 1793 के चार्टर एक्ट में कोई भी ऐसी खास बात नहीं है जिसको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। इंपॉर्टेंट है 1813 का चार्टर एक्ट, जिससे क्वेश्चन पूछता है 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट को याद रखने के लिए आप ध्यान से सुनेंगे कि 1793 के चार्टर एक्ट के बाद और 1813 के चार्टर एक्ट के पहले कुछ ऐसी घटना हुई जिससे 1813 के चार्टर एक्ट के प्रावधान जो है प्रभावित होते। हुआ क्या था कि 1797 में नेपोलियन जो है वो शासक बना फ्रांस का, और नेपोलियन चाहता था कि पूरे यूरोप महाद्वीप में उसका आधिपत्य हो, और इसके लिए नेपोलियन ने ब्रिटेन के साथ 1803 में युद्ध भी लड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। इससे उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ गई कि उसको ब्रिटेन को हराना है। तो उसका जो सेनापति था कर्नल जूलियन, उसने उसको बताया कि हम ब्रिटेन डायरेक्ट लड़के नहीं हरा सकते। ब्रिटेन एक व्यापारिक देश है, अगर हम इसको व्यापार में नीचे कर दें तभी हम इससे जीत सकते हैं। समझ बात? और इसीलिए नेपोलियन ने फिर पूरे यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन के व्यापार को बाधित करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसको महाद्वीपीय सिद्धांत कहते हैं। इस महाद्वीपीय सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल थ्योरी के अंतर्गत कोई भी यूरोप का देश ब्रिटेन से व्यापार नहीं करता था। अब जब वहां व्यापार नहीं हो रहा तो बाकी व्यापारिक कंपनियां तो भारत आएंगी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ 1600 में। उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन की तरफ से अगर भारत में कोई व्यापार करेगा तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, यानी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया था भारत में व्यापार करने का। तो अब अगर बाकी कंपनियां आना चाहती थी तो एकाधिकार को समाप्त करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो याद रखें, इसीलिए 1813 के चार्टर एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर रिस्ट्रिक्टेड, कंप्लीटली एबॉलिश्ड। कंप्लीटली नहीं था, चीन के साथ चाय और अफीम के व्यापार को बस छोड़ा गया था, बाकी उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन लेगा आंसर यही, ठीक है ना? ईस्ट इंडिया के पूछ चुका है प्रश्न को। इसके अलावा शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का निर्णय लिया गया। पहली बार अंग्रेजों ने तय किया कि भारतीयों को शिक्षा देंगे। कारण क्या था कि अंग्रेजों को तो अंग्रेजी आती नहीं थी, वो ब्रिटेन से लाते थे काम करने वाले लोग, तो बहुत खर्चा पड़ता था। तो उन्होंने तय किया कि भारतीयों को ही सिखा देंगे तो कम खर्चे में काम हो जाएगा। इससे शिक्षा पर 1 लाख व्यय करने का निर्णय लिया। और तीसरा, पहली बार इन्होंने ईसाई मिशनरियों को, ठीक है, ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार प्रसार की आजादी दी थी। जैसे आज हम सबको धर्म के प्रचार प्रसार की आजादी है ना, ये 1813 में पहली बार हुआ था। ठीक, आर्टिकल 25 जो आगे पढ़ेंगे। तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में 4 बातें, 1813 में 3 बातें याद रहेंगी। 1813 में 3 बातें, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, ठीक है। दूसरा, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का निर्णय लिया गया। और तीसरा, ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार की आजादी दी गई। अब देखो बेटा, अब 1813 में क्या हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी कंपनी आ रही है 1813 के बाद से। आप खुद सोचो कि आपको अगर कोई दुकान लगाना है तो कहां पर लगाओगे? जहां पर पहले से वैसा दुकान है या जहां पर कोई दुकान ही नहीं? जहां कोई दुकान नहीं है। तो जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहां पर बाकी कंपनियां नहीं आई, बाकी कंपनियां पूरे भारत में फैलने लगी। तो अब केवल बंगाल को कंट्रोल करने से नहीं होगा, अब पूरे भारत को कंट्रोल करना जरूरी था। इसीलिए 1833 के चार्टर एक्ट में याद रखें कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो था 1833 के चार्टर एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल बन गया। समझ में आ रहा है? और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। समझ में आ रहा है?
लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है आपका भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? इसके पहले आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इसके जस्ट पहले 1829 में कर्नल स्लीमन के प्रयासों से राजा राम मोहन राय ने आपका सती प्रथा, ठगी प्रथा, इसका अंत किया था। और कहीं ना कहीं ये डर था कि वापस ये प्रथाएं ना आ जाए, इसके लिए ठोस कानून बनाने की जरूरत थी। इसलिए पहली बार इसी समय लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की स्थापना की गई। समझ रहे हैं? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की स्थापना की गई। अ लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड हेडेड बाय लॉर्ड मैकाले। समझ में आ रहा है? ये आपको याद रखना 1833 में। और 1853, सुनो बेट, 1853 देखें, 1853 1853। अच्छा एक और चीज देख लो, 1833-13 में क्या हुआ था ये बताओ। शिक्षा पर पहली बार 1 लाख रुपए व्यय कर रहे थे। इसका मतलब भारतीय अब शिक्षित होंगे ना, पढ़े लिखे होंगे। जब पढ़े लिखे होंगे तो उनको अच्छी नौकरी चाहिए, जैसे आपको भी पीएससी चाहिए। तो उसी तरीके से भारतीय भी अच्छी नौकरी की मांग करने लगे। और उस समय अच्छी नौकरी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी। तो याद रखें 1833 में ही पहली बार भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी देने के लिए मनोनयन पद्धति की शुरुआत की गई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीयों को नौकरी देने का पहला प्रावधान किसमें किया गया, तो 1833 के चार्टर में। और 33 में ही क्यों होगा? क्योंकि 13 से तो शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं, और जब शिक्षा में फोकस होगा तब तो रोजगार मिलेगा, इसलिए 33 में आएगा वो। मेरी बात समझ रहे हैं? 13 में एकाधिकार समाप्त हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, बाकी कंपनी आएंगी, इसलिए 33 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। 29 में सती प्रथा, ठगी प्रथा का अंत हुआ है, इसलिए 33 में कानून लाएंगे कि दोबारा ना आ जाए, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में। तीनों याद रहेंगे। अब देखो 1853, देखो यहां पर लिख रहा हूं। 33 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का बना दिया गया। मतलब अब उसको पूरा भारत देखना था। तो अब पूरा भारत देखना है तो वो अकेले तो नहीं देख सकता ना। इसलिए पहली बार क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यपालिकाई कार्य थे, एग्जीक्यूटिव वर्क को विधायी कार्यों से अलग किया गया। समझ रहे हैं? द एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ द गवर्नर जनरल वेयर गेट सेपरेटेड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव वर्क। कार्यपालिकाई कार्यों को विधायी कार्यों से अलग कर दिया। कार्यपालिकाई कार्य मतलब कानून लागू करना, विधायी कार्य मतलब कानून बनाना। तो पहले कानून बनाता भी गवर्नर जनरल था, लागू भी गवर्नर जनरल था। अब केवल लागू करेगा, बनाएगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? और इस तरीके से आप देखो कि कानून बनाने के लिए अब अलग संस्था हो गई। कानून बनाने के लिए कानून बनाने वाली संस्था क्या बोलते हैं? संसद। तो इस तरीके से याद रखें, संसद की शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट से होती है। ठीक है? द पार्लियामेंट वाज स्टार्टेड बाय 1853 चार्टर एक्ट। संसद की शुरुआत जो है आपका 1853 के चार्टर एक्ट से होती है। क्लियर हुआ? और तीसरा देखें, भारतीयों को पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी देने की व्यवस्था 33 के चार्टर से। लेकिन उसमें नौकरी देने का प्रक्रिया क्या था? नॉमिनेशन का मतलब यह था गवर्नर जनरल जिसको चाहे भर लेता था, कोई प्रक्रिया नहीं थी, कोई एग्जाम नहीं देना था उनको। इससे जो पढ़े लिखे थे उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा था, चापलूसों को मिल रहा था। और भारतीयों ने फिर बहुत मांग किया, तो 1853 में फिर पहली बार मेरिट सिस्टम की घोषणा की गई। 1853 में पहली बार मेरिट पद्धति की घोषणा की गई कि नौकरी देने के लिए मेरिट सिस्टम होगा। मेरिट मतलब परीक्षा दीजिए, परीक्षा पास कीजिए, जो टॉप में आएगा उसको नौकरी मिलेगी। आई मेरी बात समझ में? तो 1853 में पहली बार मेरिट सिस्टम की घोषणा की गई। याद रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला चार्टर 1793 था और अंतिम चार्टर 1853 था। यह अंतिम चार्टर इसलिए था क्योंकि इस चार्टर को लाने के बाद यह क्लियर कर दिया गया था कि जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन संभाल पाएगी उसको शासन करने दिया जाएगा। लेकिन 1857 की क्रांति भले हम हार गए, लेकिन हमने अंग्रेजों को यह जता दिया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसलिए 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और 1858 से
महारानी जो है भारत में शासन करना शुरू कर देती है। जब महारानी भारत में शासन करना शुरू करती है तो वो दो प्रकार के कानून लाएगी। महारानी जो है, महारानी जब भारत में शासन करना शुरू करती है तो दो प्रकार के कानून लाएगी। क्यों दो प्रकार के कानून लाएगी? पहली बात समझे, एक, महारानी को भारतीयों पर शासन भी करना था, और दूसरा 1857 की क्रांति से रूठे भारतीयों को मनाना भी था। भारतीयों पर शासन भी करना था, भारतीयों को मनाना भी था। मनाने के लिए कुछ सुधार देना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो महारानी ने इसलिए दो कानून बनाए। एक जो शासन करने के लिए कानून लाए उसको नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और जो सुधार देने के लिए कानून लाया उसको कहा गया भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। तो महारानी के काल में दो प्रकार के कानून आएंगे, एक भारत शासन अधिनियम और एक भारत परिषद अधिनियम। भारत शासन अधिनियम भारतीयों पर शासन करने के लिए, भारत परिषद अधिनियम हमेशा किसके लिए आएगा? भारतीयों के लिए कुछ ना कुछ सुधार लाने के लिए। मेरी बात समझ में? अब देखो, भारत शासन अधिनियम 3 बार आएगा। एक आपका 1858, फिर 1919, फिर आपका 1935। और जो भारत परिषद अधिनियम है वो भी 3 बार आएगा। एक आपका 1861, 1892 और 1909। समझ रहे हो? देखते चलो अब इसको। देखो तो भारत परिषद अधिनियम, देखो भारत परिषद अधिनियम पहले, ठीक। मैंने आपको बताया भारत परिषद अधिनियम का मतलब क्या होगा? हमेशा भारतीयों को सुधार देना, है ना, रिफॉर्म्स लाना भारत में। तो सुधार देने के लिए आएगा ये, ठीक। तो सुधार देने के लिए 3 प्रकार के सुधार समझिए आप, ठीक है ना। 3 प्रकार के सुधार समझो, सुधार कर देखने के लिए। एक आपका राजनैतिक सुधार, पॉलिटिकल सुधार, पॉलिटिकल रिफॉर्म। दूसरा आपका विधायी सुधार, या ऐसे देखो विधायी सुधार। और तीसरा आपका चुनाव सुधार। 3 प्रकार की सुधार किया अंग्रेजों ने। एक आपका राजनीतिक सुधार, पॉलिटिकल रिफॉर्म, एक आपका विधायी सुधार, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, और एक आपका चुनाव सुधार। ईयर पकड़ लो आप 1861, ठीक, 1892 और 1909। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना। ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। अब देखो राजनीतिक सुधार का मतलब क्या है? राजनीतिक सुधार कैसे? तो राजनीतिक सुधार का मतलब क्या है भाई? पहले गवर्नर जनरल अकेले सारा काम करता था, तो महारानी ने कहा कि भाई अकेले मत कर, मर जाएगा, 2-4 लोग को साथ में लेके कर, सब अपना ही करूंगा ऐसा सोचता है। कई लोग रहते हैं ना, हम ही हम है, हम है, ऐसे टाइप वाले, तो उन लोगों के लिए था ये। तो महारानी ने कहा अलग अलग मंत्री बना ले बाबू, और मंत्री लोगों के माध्यम से काम कर। जो मंत्रालय बनेगा उसको कानून की भाषा में विभाग बोलते हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। किसी की भी सामने अगर विभाग जुड़ा हुआ है मतलब उसको पैसा बजट से मिलता है। जिस भी संस्था को पैसा बजट से मिलता है वही डिपार्टमेंट कहलाता है। तो भारत में जितने भी मंत्रालय सबको पैसा बजट से मिलता है, इसलिए हर मंत्रालय एक विभाग होता है। तो महारानी ने कहा राजनीतिक सुधार के अंतर्गत कि भाई पहले तू मंत्रालय बना ले अपना, यानी विभाग बना ले। इसलिए याद रखें यहां से विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। पोर्टफोलियो सिस्टम वाज स्टार्टेड। आज जो आप मंत्रालय देखते हैं, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब एक विभाग है। और इस विभागीय प्रणाली की शुरुआत, मंत्रालय की शुरुआत कहां से होती है? 1861। आई मेरी बात सही में? अब ये मंत्रालय बन गए तो इसी समय पर कुछ कानून बनाया गया, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी, ये कानून बनाए गए इसी समय पर। आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड
और सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड पूछता है आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी किस अधिनियम से लागू हुए, तो 1861। पहले की बात अलग है। फिर अब देखो, तो राजनीतिक सुधार कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका विभागीय प्रणाली मंत्रालय आ गया। मंत्रालय कानून बनाया, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। किसी को दंड देने के लिए आईपीसी होता है, इंडियन पीनल कोड। कोई किसी ने अपराध कर दिया तो उसको अपराधी को पकड़ करके न्यायालय तक ले जाने की प्रक्रिया सीआरपीसी में होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और सीपीसी दीवानी मामलों पर कार्य करता है। इसके अलावा बजट प्रस्तुत करने की घोषणा की गई। ये जो आज बजट आता है, उस बजट प्रस्तुत करने की घोषणा भी यहीं पर की गई थी। याद हुआ? 4 बातें 1861 के अधिनियम की। राजनीतिक सुधार में पहले कहा विभागीय प्रणाली बना लो, यानी मंत्रालय, तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत, पोर्टफोलियो सिस्टम। विभाग आएंगे तो सब कानून बनाएंगे, तो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी बनाया। साथ में राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी कर सकता है और बजट प्रस्तुत करने की घोषणा की गई। 1892 में विधायी सुधार, विधायिका में कुछ सुधार किए गए। क्या किए गए विधायिका में? तो सबसे पहले आप याद रखें कि विधायिका में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई, इनडायरेक्ट इलेक्शन। भारत में चुनाव की शुरुआत 1892 से होती, 1892। लेकिन ये चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष। ठीक है। और विधायी सुधार हमने इसको नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसमें याद रखें, बजट में बहस करने का अधिकार दिया गया। मतलब बजट पर प्रश्न, मतलब बहस किया जा सकता था, चर्चा हो सकती थी। समझ में आया? बजट में बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। मेरी बात समझ रहे हो? बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। बजट जैसे सरकार प्रस्तुत करती है तो उस पर एक बहस होता है, तो बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम से मिला। लेकिन जैसे आज विपक्षी दल जो है प्रश्न पूछते हैं सरकार से, वैसा उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। मतलब पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। प्रश्न पूछना बहस करना है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछना, क्रॉस क्वेश्चन करना है, तो वो नहीं करने का अधिकार। 1909 का पार्लियामेंट सुधार, याद रखें, इसमें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। 1909 के पार्लियामेंट सुधार में पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, लेकिन जवाब देने के लिए गवर्नर जनरल बाध्य नहीं था। मतलब आप पूछते रहो, गवर्नर जनरल जवाब नहीं देगा। समझे? अभी आएगा नहीं, वो नहीं जान रहे। समझ में आया कि नहीं आया? इतने बस इसमें याद रखना है। उसके बाद देखो, नहीं जरूरत नहीं। देखो, अब आपका 1909 जरूरत ही नहीं है अपने को, है ना? 1909 मेंस का टॉपिक है, प्री का टॉपिक नहीं है। भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना? भारत शासन अधिनियम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो भी बोले, ठीक। भारत शासन अधिनियम कितने आएंगे? 3। कब कब आएगा? 1858, 1919 और 1935। ठीक है ना? 1858। अब देखो, 1858 का भारत शासन अधिनियम क्यों आया है? ब्रिटेन की महारानी का भारत में शासन स्थापित करने के लिए, है ना? अब इस समय क्या हुआ था कि भारतीय बहुत चिढ़े हुए थे। किससे चिढ़े थे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन होता था? गवर्नर जनरल। तो कुल मिलाकर गवर्नर जनरल के नाम से चिढ़ गए थे। समझ रहे हो? इसीलिए क्या किया गया 1858 में, जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। और भारत के पहले वायसराय बने आपका लॉर्ड केनिंग। ठीक है, लॉर्ड केनिंग जो है भारत के पहले वायसराय। आई मेरे से में। अब देखो, महारानी बैठी है ब्रिटेन में, महारानी को भारत में शासन करना है, तो महारानी ने क्या किया? भारत में शासन करने के लिए, महारानी की सहायता करने के लिए महारानी ने
भारत परिषद का गठन किया था। भारत परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया। भारत परिषद में 15 सदस्य होते थे और भारत परिषद के अध्यक्ष को भारत सचिव कहा जाता था। 15 सदस्यीय भारत परिषद बना दिया, इसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था। समझ में आई मेरी बात? मतलब एक प्रकार का मंत्रालय ही बना दिया अलग से महारानी ने, जिसको भारत परिषद, काउंसिल ऑफ इंडिया नाम दिया। उसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था। और अब जितने भी कानून आएंगे, महारानी नहीं, महारानी भारत सचिव को बोलती थी, भारत सचिव और वायसराय मिलकर के कानून लाते थे। अब इसके बाद याद रहेगा, तो ये आपका भारत सचिव, इतना याद रखना है। 1858, 1919 देखो, 1919 जो है, इसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी बोलते हैं, क्योंकि इस अधिनियम को इसलिए लाया गया था ताकि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। क्योंकि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लाया गया था, इसलिए इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। खास बात कि जब ये अधिनियम लाया गया, उस समय भारत के सचिव थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसलिए इसको मॉन्टफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू का मॉन्ट और चेम्सफोर्ड का फोर्ड, मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। आई मेरी बात समझ? ये 1919 का अधिनियम था। अब ध्यान समझो इसके बारे में, ठीक? ध्यान समझो। 1919 और 1935 को आप कंपेयर करके देखना। पहले 1919 में का उद्देश्य क्या था? भारत में उत्तरदायी शासन यानी अकाउंटेबल गवर्नमेंट लाने का उद्देश्य था। उत्तरदायी मतलब ऐसी सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जनता को जवाब दे, है ना, जैसे आज की सरकार हमारी होती है। इसीलिए उत्तरदायी सरकार जो अंग्रेजों ने लाया, वो आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार वो लाया था। जैसे आज कंप्लीटली अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, वैसी उस समय नहीं थी। उन्होंने आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार लाई, और आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार को द्वैध शासन कहते हैं। इसलिए याद रखें, 1919 में प्रांतों, मतलब उस समय देश जो है दो हिस्सों में था, प्रांत और केंद्र। तो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। याद रखें, पार्शियल अकाउंटेबल गवर्नमेंट को कहते हैं द्वैध शासन, इंग्लिश में बोलेंगे डायरकी, ठीक है ना, डायरकी बोला जाता है। तो याद रखें, प्रांतों में द्वैध शासन लगाया। क्लियर हुआ? प्रश्न पूछता है, द्वैध शासन किस अधिनियम से आया था? 1919। द्वैध शासन सबसे पहले कहां लगा? प्रांतों में, आई विरासत में। और याद रखें कि 1935 में क्या हुआ कि जो द्वैध शासन था वो प्रांतों से समाप्त कर दिया गया। 1935 में द्वैध शासन को प्रांतों से समाप्त किया गया। जैसे ही प्रांत से समाप्त किया गया तो इसी को कहते हैं प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। द्वैध शासन कब लगा? 1919 के अधिनियम से। पहले कहां पर लगा? प्रांतों में। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से आता है? 1935 से। प्रांतीय स्वायत्तता क्या है? द्वैध शासन को समाप्त करना। और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। समझ में आया? केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया 1935 में। क्लियर हुआ? अच्छा, प्रांत में द्वैध शासन, तो केंद्र में क्या किया गया? तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक मतलब दो हाउस होंगे। दो हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो याद रखें, लोकसभा राज्यसभा की शुरुआत 1919 के अधिनियम से होती। क्लियर हुआ? लोकसभा राज्यसभा की शुरुआत 1919। जबकि जो द्विसदनात्मक व्यवस्था राज्यों में है, जैसे राज्य में विधानसभा विधान परिषद होती है, तो याद रखें द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रांतों में 1935 के अधिनियम से आए। विधानसभा विधान परिषद आपका 1935 से आए। 1919 में प्रांत में द्वैध शासन, केंद्र में द्विसदनात्मक। 35 में केंद्र में द्वैध शासन और प्रांत में आपका द्विसदनात्मक विधायिका।
यानी लोकसभा राज्यसभा की शुरुआत 1919 से, विधानसभा विधान परिषद की शुरुआत 1935। याद हो गया? याद हुआ? इसके बाद देखें तीसरा, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन, इसके पहले तक इनडायरेक्ट इलेक्शन और थे। डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत आपका 1919 के अधिनियम से। समझ में आया? डायरेक्ट इलेक्शन, जनता वोट डालेगी, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, समझ में आया? इतना पकड़ो। और चौथा, पीएससी, लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान इसमें था। ये चार बातें इसमें याद रखना। 1935 में, ध्यान समझे बेटा, प्रांत और केंद्र समझ गए? जो आज हम सूची विभाजन देखते हैं ना, सूची विभाजन, लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सूची विभाजन 1935 के अधिनियम से। ठीक है? उसके बाद जो शक्ति पृथक्करण है, शक्ति पृथक्करण, पावर सेपरेशन, केंद्र मतलब कार्यपालिका कानून बनाएगी, विधायिका लागू करेगी, विधायिका कानून बनाएगी, न्यायपालिका व्याख्या करेगी। ये जो शक्ति पृथक्करण है, ये किस में आएगा आपका? 35 में। ठीक है ना? शक्ति पृथक्करण, समझ में आया? इसके बाद जितनी भी चीजें आप देखते हैं, जैसे यूपीएससी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और आपका आरबीआई, इन सब की स्थापना यहीं से होगी। पीएससी यहां पर, यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, सब 1935 के अधिनियम से। आई मेरी बात समझ में? एक बात याद रखें, प्रत्यक्ष निर्वाचन यहां पर आया, लेकिन आम चुनाव, ठीक है ना, जनरल इलेक्शन कहां शुरू होगा? 1935 से। जब जनता वोट दे तो प्रत्यक्ष चुनाव है। 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो गई। भारत में चुनाव की शुरुआत 1892, लेकिन अब प्रत्यक्ष थी। प्रत्यक्ष चुनाव 1919, जनता वोट डालेगी, लेकिन सारी जनता वोट नहीं डाल सकती थी। अमीर लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था, जिनके पास 3000 या उससे ऊपर की संपत्ति थी। 1935 आम चुनाव की घोषणा, मतलब जनरल इलेक्शन होंगे। आम चुनाव मतलब जिसमें सारे आदमी वोट डाल सकते हैं। तो आम चुनाव 1935 से आएगा। क्लियर हुआ? यह था आपका भारत शासन अधिनियम, यह संवैधानिक विकास। याद रखें, जो 1935 का अधिनियम है, आज जो हमारा संविधान है, इस संविधान का 75% हिस्सा 1935 के अधिनियम से लिया गया है। जो आज हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका 75% जो है यहीं से लिया गया है। आज मेरे पास में 75% हिस्सा। इसीलिए 1935 के अधिनियम को संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। ठीक है? संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। और 1935 का अधिनियम किस देश ने लाया था, यह बताओ? ब्रिटेन ने। इसीलिए याद रखें, संविधान में सर्वाधिक चीजें किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन। आई मेरे समझ में? संविधान का सबसे बड़ा सोर्स जो है आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, और सबसे ज्यादा जिस देश से लिया गया वो आपका ब्रिटेन है। तो ये हो गया आपका संवैधानिक विकास। ठीक है? अब देखो इसमें संविधान सभा के बारे में। देखो तो, संविधान सभा, ठीक, संविधान सभा के बारे में देखते हैं। तो पहले तो संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग के लिए 3 वर्ष, 1934, 1935, 1938। संविधान सभा की मांग देखो, जो हमारे देश के लिए संविधान बनाएगा उसको संविधान सभा कहेंगे। संविधान सभा हमें चाहिए था, इसलिए हमने अंग्रेजों से सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। ठीक है? तो याद रखें, संविधान सभा की मांग 3 बार की गई। सबसे पहली मांग जो है आपका 1934 में की गई थी, और 1934 में ये जो सबसे पहली मांग है, ये एमएन रॉय ने किया था। ठीक है? मानवेंद्र नाथ रॉय। 1934, 35, 38, 3 बार। 34 में पहली मांग एमएन रॉय। 1935 में संविधान सभा की, ऐसा समझो इसको डायरेक्ट एग्जामिनेशन के हिसाब से, ये पहली औपचारिक मांग थी, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड। और ये पहली औपचारिक मांग या अधिकृत मांग किसने की थी? कांग्रेस पार्टी ने। पहली बार मांग एमएन रॉय 34, लेकिन पहली औपचारिक मांग, अधिकृत मांग, ऑफिशियल डिमांड कांग्रेस पार्टी 1935। और 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संप्रभु संविधान सभा की मांग की थी, सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेरी बात समझ में आई? पहली बार मांग 34 एम एन रॉय, पहली ऑफिशियल डिमांड कांग्रेस 35 और सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 मांग कर रहे हैं। अब देखो, ये जो मांग की जा रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, इन्होंने दो शर्तें रखी थी अपनी संविधान सभा की। मेरी बात समझ रहे हैं? दो शर्तें रखी थी। एक, वयस्क मताधिकार, एडल्ट्री सफरेज, वयस्क मताधिकार, मतलब जो संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव होगा उसमें वयस्कों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरा, बिना विदेशी हस्तक्षेप के, ठीक है, विदाउट एनी फॉरेन इंटरवेंशन, बिना विदेशी हस्तक्षेप के। मतलब भारत की संविधान है, भारत का संविधान है, भारत की संविधान सभा बनाएगी, इसमें अंग्रेजों को कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। शर्त पूछता है, पहली शर्त थी संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, और दूसरा बिना विदेशी हस्तक्षेप के होगा। ये हमने मांग किया। जब हम मांग कर रहे थे तो इस मांग को औपचारिक तौर पर, ठीक है, इस मांग को औपचारिक तौर पर 1940 में स्वीकार किया गया, 1940, ठीक है, इस मांग को औपचारिक तौर पर 1940 में स्वीकार किया गया। और इस मांग को जिसको स्वीकार किया गया उसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लॉर्ड लिलिथ को पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में। तो संविधान सभा की जो औपचारिक मांग है वो कब हुआ था आपका? 1940 अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकार किया गया था, ठीक है। 1940 में स्वीकार किया गया ब्रिटेन के द्वारा, औपचारिक रूप से, अधिकृत रूप से, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में, ठीक। अब देखो, संविधान सभा की मांग हो गई, ठीक। तो संविधान सभा की मतलब जो मांग थी वो स्वीकार हो गई। तो स्वीकार हो गई तो अंग्रेजों ने भारतीयों को संविधान सभा देने के लिए दो प्रयास किया। एक 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा, ठीक है, और एक आपका 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा मतलब आए थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे जो भारतीयों को संविधान सभा देने आए थे। याद रखें ये असफल रहा, तो इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946, ठीक है ना। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे आपका सर पैथिक लॉरेंस। 23 मार्च और 24 मार्च की दरमियानी रात को आया था, लेकिन आंसर 24 मार्च लेगा, इसे 24 याद रखना, ठीक है ना, एग्जामिनेशन के हिसाब से। 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये उस समय के भारत सचिव थे, बताया था ना भारत सचिव कौन होता है, भारत सचिव थे। और 2 सदस्य थे इसमें, एक थे आपका सर स्टेफर्ड क्रिप्स, यही क्रिप्स मिशन वाले, और दूसरा आपका एवी अलेक्जेंडर। जो कैबिनेट मिशन भारत आया उसमें 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ये पूछता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और 2 सदस्य कौन कौन से थे? क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। समझ में आया? ये 3। ये जो कैबिनेट मिशन था इसने अपनी सिफारिश 16 मई 1946 को प्रस्तुत की थी, याद रखें। कैबिनेट मिशन भारतीयों को संविधान सभा देने के लिए आई थी और कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी 16 मई 1946, ठीक है ना। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। याद रखें, कैबिनेट मिशन के अनुसार जो भारत की संविधान सभा थी उसमें 389 सदस्य होने चाहिए, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार कैबिनेट मिशन ने यह कहा था कि भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने जाएंगे, 389 मेंबर्स। प्रश्न पूछता है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए थे? 389। कैबिनेट मिशन ने यह भी कहा कि 389 में से 296 और 93, 296 निर्वाचित होंगे, इनके लिए चुनाव होगा, और 93 मनोनीत होंगे, नॉमिनेट होंगे, ठीक है। 296 और 93, 296 क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, और 93 क्या होंगे? पी लो पानी, क्या हो गया?
6 बजे तक रहेगा। अभी 712 कहाँ बैठोगे? तो यहीं आके बैठते हैं, फालतू में बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, ये वाले सब इंस्पेक्टर 4 बजे से उनका, तो उनको नीचे बैठा देना एनसीआर 1 में, ठीक है? उनको नीचे बैठा देना, मैं पढ़ा खत्म। 4, 4:15, 5 बजे से, ठीक है? बता नहीं सकता है, लेकिन जब छूटेगा ले लेगा ना, क्या है ना? फिर भी एक मोटा मोटी 4, 4:15, 4:30। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत फास्ट हो रहा है, है? अच्छा, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। महिलाओं को वो सब नहीं आएगा कुछ, जो पढ़ा रहा हूं उसके बाद कुछ नहीं आएगा। अनुभव है रे पागल, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सब चीज लास्ट में नहीं पढ़ा जाता, ठीक है? उसको दिमाग में रखो, इसके बाहर नहीं आएगा। बोल रहा हूँ मतलब ना बोल रहा हूँ, और बाहर आ गया ना, मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ी क्वेश्चन पेपर सेट किया हूँ। बाकी ऐसा सब लोग बोलते हैं कि जो मैं बोला रहता हूँ उसके बाहर नहीं आता, और महसूस कर लोगे अभी। हाँ, बनना चाहिए तुम लोगों से भाई, है ना? ठीक, बीजापुर, ठीक है ना? अरे कूचा खराब हो गया, एक तो ले आओ ना भाई, मार्कर अच्छा वाला। कूचा पोताई होता नहीं करते, थुरा गया ना पूरे। इधर देखो, तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि 300, इसको दिमाग में बैठा लो ना, बोला 389 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से 296 के लिए चुनाव होगा और 93 मनोनीत होंगे, ठीक है? 296 के लिए चुनाव होगा और 93 जो है आपका मनोनीत होंगे, मनोनीत, ठीक है? तो 296 ये कहां से आएंगे? तो याद रखें, इसमें से 292 आएंगे ब्रिटिश प्रांत से, ठीक? और 4 आएंगे आपका कमिश्नरी क्षेत्र से। उस समय ब्रिटिश काल में भारत 3 हिस्सों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश प्रांत जहां पर अंग्रेज का शासन चलता था, एक कमिश्नरी क्षेत्र जहां पर कमिश्नर बैठा करते थे, और एक देशी रियासत जहां पर भारतीय राजा हुआ करते थे। और ये 93 कहां से चुने जाएंगे? आपका देशी रियासतों से, प्रिंसली स्टेट से। समझ बात? क्योंकि राजा लोग को चुनाव में भेजते तो फिर ये चुनाव नहीं लड़ते, फिर आए बाएं करते, इसलिए हमने बोला बाय बाय, तो ये चुनाव में आना ही नहीं तुमको, ठीक है? तो टोटल 389 सदस्य होंगे, 296 के लिए चुनाव होगा, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देशी रियासतों से थी। अच्छा, ये 389 हमने निकाला कैसे? फार्मूला क्या होगा? मैं बोलूं ससुरे, फार्मूला था प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे निकाला हमने? 389 ही होंगे, ये कैसे निकाला? तो इसको निकालने के लिए कैबिनेट मिशन ने सिफारिश दी थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की। मतलब इसमें तय करना था कि एक संविधान सभा का सदस्य कितनी जनता को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें उन्होंने बताया था 1:10 लाख, मतलब प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक संविधान सभा का सदस्य होगा। उस समय जो आबादी थी भारत की 38 करोड़ 90 लाख थी। इस आधार पर 389 मेंबर जो है संविधान सभा के सदस्य निर्धारित किए गए थे। आई मेरे पास में? अब ये जो 296 का जो चुनाव हो रहा था, जो संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहा था 296 का, याद रखें ये चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष था, इनडायरेक्ट। मतलब इसमें जनता वोट नहीं डाल रही थी, अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष था, इसका मतलब क्या था कि संविधान सभा के सदस्यों को भारत की जनता ने नहीं चुना था। तो फिर किसने चुना था? याद रखें, भारत संविधान सभा के सदस्यों को व्यवस्थापिका या लेजिस्लेटिव ने चुना था। संविधान सभा के सदस्यों को व्यवस्थापिका ने चुना था। कैसे? ध्यान से सुने। उसी समय पर विधानमंडल के चुनाव भी हो रहे थे, ठीक है? विधानमंडल के, तो भारत की जनता ने विधायकों को चुना और इन विधायकों ने जाकर के संविधान सभा के सदस्यों को चुना,
ठीक है, तो जो चुनाव थे वो अप्रत्यक्ष थे। प्रत्यक्ष होता अगर जनता वोट डालती, अप्रत्यक्ष मतलब संविधान सभा के चुनाव में जनता ने वोट ही नहीं डाला था। वोट किसने किया था? आपका व्यवस्थापिका ने। जनता ने विधायकों को चुना और उन विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। याद रखेंगे, ये खास बात है कि संविधान सभा के सदस्यों किसने चुना था? विधायकों या व्यवस्थापिका। विधायिका व्यवस्थापिका एक ही चीज होती है, ठीक। दूसरी खास बात देखें, याद रखें, जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे वो सांप्रदायिक थे, कम्युनल इलेक्शन। जब भी धर्म के आधार पर कोई चीज होता है तो वो सांप्रदायिक होता है। संविधान सभा के चुनाव सांप्रदायिक थे, इसका मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि संविधान सभा के चुनाव जो है धर्म के आधार पर हुए थे। कैसे? संविधान सभा के चुनाव में जो वोटर्स थे उनको बांट दिया गया था 3 हिस्सों में, MMS, ठीक है ना। संविधान सभा के चुनाव में जो वोटर्स थे उनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया, MMS, ठीक है। M से मुस्लिम, सॉरी SMS जी, ठीक है ना। अरे तो वही क्यों बोले, जमाना बदल गया है रे बाबू। इधर देखिए क्या है, आजकल MMS ही ध्यान आता है ना, कहाँ अब SMS होता है। क्या MMS क्या, मल्टीमीडिया मैसेज होता है। क्यों ऐसा की? गलत ही सोचो, कुंठा से ग्रस्त है आज की पीढ़ी। इधर देखो, हमारे जमाने में SMS हुआ करता था, रिचार्ज कराना, पैक डलवाना पड़ता था SMS का, मालूम है। अब आज के जमाने में तो सब फ्री है, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, तमाम चीजें। हाँ, तो लोग सोच समझ के भेजते थे। आज तो एक टाइम पर 10 को फॉरवर्ड करते हैं सेम मैसेज, ग्रुप बना करके। कोई भरोसा नहीं आजकल के लोगों का। मैं लेकिन बहुत भरोसा हूं, भगवान कसम, बहुत सीधा साधा आदमी। तुम लोग को नहीं लगता? ऐसा क्या तेरा बिगाड़ा हूं ससुरे जो तेरे को नहीं लगता है? मैं सीधा साधा, तुम लोग को नहीं लगता? नहीं लगता? तो अगले में कुछ नहीं जानता रे। बहुत सीधा साधा हूं कसम से। मैं राजनीति पढ़ाता जरूर हूं, करता नहीं हूं, है ना। इधर देखो, हाँ की थी। इधर देखो SMS है ना, SMS प्यारे बच्चों अब नहीं भूलोगे ना, 3 वर्गों में बांटा गया था मतदाताओं को। SMS, S से सामान्य, M से मुस्लिम, ठीक, और S से सिख। सामान्य, मुस्लिम, सिख मतदाताओं को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख। सामान्य, मुस्लिम, सिख। मुस्लिम और सिख धर्म को पृथक निर्वाचन दे दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। मतलब मुस्लिम मतदाता जो है केवल अपने मुस्लिम नेता को ही वोट दे सकते थे और सिख मतदाता केवल सिख को दे सकते थे। बाकी सारे धर्म के लोग सामान्य थे, वो एक दूसरे को दे सकते थे। तो याद रखें, प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के चुनाव में कितने धर्मों को पृथक निर्वाचन दिया गया था? तो 2 धर्म, मुस्लिम और सिख। तो ये इस तरीके से संविधान सभा का चुनाव हुआ। समझ में आया? याद रखें, संविधान सभा का चुनाव होने के बाद संविधान सभा के चुनाव में परिणाम भी आ गए, ठीक है। परिणाम आया, परिणाम आने के बाद 296 जो सीटें थी, 296 सीटों में से 208, 73, 15, ठीक है ना। 208, 73, 15, 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य को मिली थी, ठीक है ना। 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अन्य को। याद रखें, जो 15 सीटें अन्य को मिली थी, इसमें 8 निर्दलीय थे, 8 निर्दलीय थे, कोई दल नहीं था, ठीक है ना। 8 जो थे वो निर्दलीय थे, इंडिपेंडेंट मेंबर थे, ठीक। समझ में आया? ये इस तरीके से संविधान सभा का चुनाव हो गया, ठीक। और संविधान सभा चुन ली गई। जब संविधान सभा चुन ली गई तो संविधान सभा को बैठक में हिस्सा लेना था, बैठना था, और संविधान सभा को हमारे लिए संविधान बनाना था ना, ठीक। तो याद रखेंगे क्या? अब देखो, संविधान सभा कानून बनाएगी, संविधान बनाएगी, इसलिए संविधान सभा की बैठक है, ठीक है ना। संविधान सभा की बैठक। अरे बाबू इधर ध्यान दो, एक बात ध्यान सुनो बेटा। संविधान सभा 2 काम कर रही थी, ठीक है। क्या?
एक तो हमारा संविधान बना रही थी और दूसरा सामान्य कानून बना रही थी संविधान सभा, ठीक है ना, जनरल लेजिस्लेशन। एक संविधान बना रही थी और दूसरा सामान्य कानून बना रही थी। जब संविधान सभा संविधान बनाती थी तो उसे संविधान सभा ही कहते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। लेकिन जब संविधान सभा कानून बनाती थी तो इसको अंतरिम संसद कहा जाता था, इंटरिम पार्लियामेंट, ठीक। याद रखें, संविधान सभा ने संविधान बनाए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने बैठकें की, ठीक है ना। और संविधान सभा की पहली बैठक और अंतिम बैठक, ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है, जबकि अंतिम बैठक जो है आपका 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी को नहीं हुआ था, समझ में आया? भाव में मत बहो। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। जब संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करती थी तो इसकी पहली बैठक और इसकी अंतिम बैठक देखें। इसकी पहली बैठक 17 नवंबर 1947, ठीक है ना। संविधान सभा की जब वो अंतरिम संसद के रूप में बैठक होती थी तो इसकी पहली बैठक आपका 17 नवंबर 1947, जबकि अंतिम बैठक 17 अप्रैल 1952, ठीक है। अंतरिम संसद 17 नवंबर 1947, ठीक है ना, और अंतिम बैठक उसकी 17 अप्रैल 1952। जब तक हमारी संसद का चुनाव नहीं हो गया तब तक संविधान सभा ही कानून बना रही थी, अंतरिम संसद का काम कर रही थी। और अंतरिम संसद का विघटन हुआ था आपका 17 अप्रैल 1952 को। समझ में आया? जब संविधान सभा संविधान बनाती थी तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और याद रखें, संविधान सभा के एक अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दो उपाध्यक्ष थे। दो उपाध्यक्ष में एक थे आपका एच.सी. मुखर्जी, ठीक है ना, नहीं, एक थे आपका एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दो उपाध्यक्ष थे, एक एच.सी. मुखर्जी और दूसरे आपका वी.टी. कृष्णमाचारी। याद रहेगा, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वी.टी. कृष्णमाचारी। जब अंतरिम संसद के रूप में बैठक होती थी तो उसके अध्यक्ष थे आपका जी.वी. मावलंकर। याद रखेंगे इसको, अंतरिम संसद के अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर। समझ में आया? अब देखो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। इसीलिए इस तारीख को संविधान सभा का गठन माना जाता है। तो संविधान सभा की पहली बैठक में ही संविधान सभा गठन हुआ, तो संविधान सभा गठन 9 दिसंबर 1946। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, इसलिए इसी दिन संविधान सभा का विघटन माना जाता है। मतलब संविधान सभा इस समय खत्म हो गई थी, केवल अंतरिम संसद का काम कर रही थी। आई मेरी बात समझ में? 9 दिसंबर 1946 गठन, 24 जनवरी 1950 विघटन, समाप्त हो गई, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को, हर बैठक में कोई ना कोई अध्यक्ष होना चाहिए। तो किसे अध्यक्ष बनाए? तो जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया हमने? है? फ्रांस से लिया था ये कॉन्सेप्ट जो है। समझ में आया? ये आपका 9 दिसंबर 1946। प्यारे बच्चों, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 9 तारीख को ये अध्यक्ष बने, 10 तारीख को निपट गए, ठीक। इसलिए अगली बैठक जो है खुशी से नहीं निपटे थे। 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, इसलिए 11 दिसंबर 1946 को सबसे पहला काम किया गया कि स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई।
मेरे नहीं चुना गया था भाई है? हट, कुछ नहीं था। अरे नहीं है ना भाई। हाँ? नहीं नहीं, इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, नहीं है। वो तो जो सचिव था उसको बताया गया उसको। कभी स्थायी उपाध्यक्ष मतलब अस्थायी उपाध्यक्ष नहीं होता, होता ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ही नहीं करता है। अस्थायी अध्यक्ष बनाने का उद्देश्य क्या है कि जो पहली बैठक है उसमें हम अध्यक्षता कर लें, स्थायी को चुन लें। कोई किताब लिख देगा कहीं आए कब आए पूछ लेगा तो थोड़ी हम उसको बताते रहेंगे। नहीं बताया गया भाई। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ करके रखा हुआ, नहीं बताया गया है। ठीक, किसी किताब में नहीं बताया गया। ठीक है, हाँ, भरोसा रखो, ऐसा पीएससी नहीं पूछेगा। हाँ? मत पूछो ऐसे, दिल दुखता है ना। खोलेगा ये, खोलेगा तो मार खाएगा, खोलेगा तो नहीं। तो जो बनना है वही बनना है, ये सब नहीं करना है। ठीक है सागर, जैसी आंखों वाली। इधर देखो, 11 दिसंबर 1906। अरे तुम लोग ससुरे कोच का काच की नहीं करो रे, पढ़ाना का टाइम उधर चल रहा है। ठीक है सत्येंद्र, ठीक हो बेटा तुम? ठीक, हाँ ठीक है, मैं समझ गया जब पीछे जाके बैठा तो रास्ता नजदीक है, पेट थोड़ा गड़बड़ था उसका, तो समझ गया मैं कि वहां सीधा दरवाजा खुला, सीधा फायर मार है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है बेटा, छिरे पढ़ान दे, क्या क्या। इधर देखो, तो 9 दिसंबर 1946 को ऐसा हुआ। उसके बाद 11 दिसंबर 10 को तो बैठक होगा नहीं क्योंकि निपट गए थे। ठीक, तो 10 को सब गए इधर फ्यूनरल में। फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, तो 11 दिसंबर को हमने स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुना, दो उपाध्यक्ष को एच सी मुखर्जी और आपका वीटी कृष्णमाचारी को। आई मेरे वास्ते में। और इसी दिन 11 दिसंबर 1946 को ही बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रश्न पूछता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आई में तो बेनेगल नरसिंह राव। अब एक बात और समझो बेटा यहीं से, अब संविधान सभा बैठकें तो कर रही थी, लेकिन बैठक करने बस से क्या होगा? ठीक, संविधान बनाना था, संविधान बनाने के लिए संविधान क्यों बना रहे हैं, उद्देश्य स्पष्ट होना जरूरी था। इसलिए 9/11 के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। हाँ 13 दिसंबर ही तो लिखा हूं, क्या 9 बोला क्या मैं? ओ सॉरी, 13 दिसंबर 1946 को। बोलूं कुछ भी लिखा हुआ देख लिया करो। ठीक है, 13 तो लिखा हूं ना जी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत बस किया, लेकिन यह पारित हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को यह पारित हुआ। और जब पारित हो गया तो संविधान सभा के सामने स्पष्ट हो गया कि संविधान बनाना है, किस उद्देश्य से बनाना है, अब संविधान बनेगा। आई मेरी बात समझ में? ऐसी शुरुआत में ही पढ़ा देना चाहिए, नहीं 4 दिन में खत्म संविधान। हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा तुम लोग? है थोड़ा सा स्पीड। बेटा तेरे को एग्जाम नहीं देना है, तेरे स्पीड के चक्कर में बुढ़त काल के लोग तो निपट जाएंगे रे, है ना भाई। जिसको इस बार एग्जाम देना है वो बुढ़त काल वाले लोग हैं, बुजुर्गियत वाले। अब ये लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा स्पीड हो रहा है, अरे थोड़ा तो होगा ही ना। इतने टॉपिक को 1 महीना में पढ़ाया था, अरे 1 घंटा नहीं हुआ है पढ़ाते, थोड़ा होगा, मैनेज करो। ठीक नहीं बोला? अच्छा इधर देखो, इधर जो ये जो
संविधान सभा बनाना था, तो अब मतलब संविधान सभा को जब संविधान बनाना था तो संविधान सभा ने क्या किया, बहुत सारी समितियां बनाई और उन समितियों के माध्यम से संविधान बनाया था। बहुत सारी समितियां बनी, ठीक है, जैसे नियम और संचालन समिति बनी, रूल एंड स्टीयरिंग कमेटी। नियम और संचालन समिति का काम था कि नए नए नियम लाना और उसको कैसे लागू करना है ये बताना। रूल एंड स्टीयरिंग कमेटी, नियम और संचालन समिति इसलिए याद रखना है क्योंकि ये संविधान सभा की सबसे छोटी समिति थी, इसमें केवल 3 सदस्य थे, ठीक है, 3 सदस्य थे। और एक समिति थी मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति को इसलिए याद रखना है क्योंकि ये संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी, इसमें 54 सदस्य थे, 54, 2 कम मत करो, ठीक है, इसमें 54 सदस्य थे, 54। समझ में आया? तो सबसे छोटी समिति, सबसे बड़ी समिति। अच्छा, जो सबसे प्रमुख समिति थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। मेरी बात समझ रहे हो? सबसे छोटी समिति कौन सी हो गई? रूल एंड स्टीयरिंग कमेटी, नियम और संचालन समिति, 3 सदस्य। नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति, इसमें 54 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो सबसे प्रमुख समिति थी संविधान सभा की, उसका नाम था प्रारूप समिति, ठीक है, या इसको और एक नाम जानते हैं, मसौदा समिति भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यह सबसे प्रमुख समिति थी, याद रहेगा, छोटी याद रहेगा, बड़ा याद रहेगा, प्रारूप समिति याद रहेगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, छोटी में 3, बड़ी में 54 और प्रमुख में 7। समझ में आया? टोटल 7 मेंबर थे, ठीक है, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। समझ में आया? इसके अलावा 2-3 और समितियों को आपको याद रखना है। जैसे संविधान में केंद्र के कानून लाने थे और राज्य के कानून लाने थे। भाई केंद्र और राज्य में शासन होता है ना, तो केंद्र का कानून लाने के लिए केंद्रीय संविधान समिति थी और राज्य का कानून लाने के लिए प्रांतीय संविधान समिति थी। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू थे और प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। समझ में आया? और एक समिति थी आपका झंडा समिति, जिसने हमारा झंडा बनाया, ठीक है। झंडा समिति का अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेना है, जेबी कृपलानी नहीं। समझ में आया? ये इतनी समितियां थी, लेकिन इन सारी समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति थी वो कौन सी थी? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। समझ में आया? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। आप देखिए प्रारूप समिति जो है, इसका अगर हम गठन देखेंगे, गठन तो गठन हुआ था आपका 29 अगस्त 1947, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947। इसमें सदस्य संख्या देखेंगे तो सदस्य थे 7, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। अध्यक्ष थे आपका भीमराव अंबेडकर। समझ में आया? एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और 6 सदस्य थे, ठीक है। 6 सदस्य कौन कौन से थे? इधर देखो, एमएमएस, ठीक है। अरे ससुरे मत डालो दूसरे को टेंशन में, ध्यान दो। एमएमएस आ के, समझ में आया? पहले बच्चों एमएमएस आके, ठीक है। एमएमएस आएगा ना जी? हाँ आएगा, आएगा। एमएमएस आके, ठीक है, भेजेंगे तो आएगा। यार ससुरे पढ़ ले रहे, ठीक है। तो देखो एमएमएस, एम से मित्र, जो 6 सदस्य थे वो कौन कौन से थे? एम से मित्र, एम से मुंशी, एस से सादुल्ला, ठीक है, ए से आयंगर, ए से अय्यर और के से खेतान। आई में ये आपका 6 सदस्य थे। एमएमएस आ के, एम से मित्र, एम से मुंशी, एस से सादुल्ला, फिर ए के, ए से आयंगर, ए से अय्यर, के से खेतान। समझ आया? अच्छा देखो, ये 6 सदस्य थे, लेकिन ये सब अंत तक साथ में नहीं रहे। बीच में मित्र और खेतान, पहला और लास्ट वाला बीच में छोड़ दिए।
आई मेरा समय, खेतान की मृत्यु हो गई थी और मित्र जो है आपका मतलब खराब हो गए थे, बीमार पड़ गए थे, इसलिए ये छोड़ दिए। मित्र जो थे वो बीमार पड़ गए और खेतान क्या हो गए, मर गए, इसलिए। ठीक, तो मित्र की जगह पर माधवन आए थे, माधवन, ठीक है। और के की जगह पर के, मतलब के से खेतान और के से कृष्णमाचारी, वही टीटी कृष्णमाचारी, वीटी नहीं टीटी, वीटी का भाई टीटी, समझे बात। वीटी तो उपाध्यक्ष थे, समझ में आया। तो ये इस तरीके से आपका ये प्रारूप समिति थी। याद रखें, प्रारूप समिति का गठन किया गया था संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, मसौदा बनाने के लिए, या और संविधान की प्रारूप समिति ने आपका फरवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था। फरवरी 1948 में पहला प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसको 10 महीने के लिए जनता के बीच में रखा गया चर्चा के लिए। ठीक, और 10 महीने, फरवरी यानी दूसरा महीना, और सॉरी 10 बोल रहा हूं, 8 महीने के लिए, ठीक है ना, 8 महीने के लिए रखा गया। दूसरा महीना फरवरी और 8 जोड़ दोगे तो 10वां महीना यानी अक्टूबर। और याद रखिए, जो सेकंड प्रारूप है वो अक्टूबर में प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रस्तुत हुआ और दूसरा प्रारूप जो आपका अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत हो गया, मतलब प्रारूप जो है तैयार हो गया। चूंकि प्रारूप समिति का काम था प्रारूप तैयार करना, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए याद रखें, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर लेना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग है, ठीक है ना। बेनेगल नरसिंह राव तैयार कर लेगा नहीं उसको आंसर, ठीक है। अब इसको समझो, यही एग्जामिनेशन है। ठीक है, फरवरी 1948, 8 महीने बाद दूसरा प्रस्ताव आपका दूसरी बार प्रस्तुत किया गया। ड्राफ्ट जो है आपका 2 अक्टूबर 1948 में। ठीक, अब जब दूसरा प्रस्ताव आ गया, दूसरा प्रारूप तैयार हो गया, तो अब इसको संविधान सभा के समक्ष रखना था, पास कराना था अब संविधान सभा से। तो याद रखें, संविधान के प्रारूप को पास करवाने के लिए कुल 3 वाचन हुए थे। वाचन, रीडिंग, मतलब 3 बार संविधान को पढ़ा गया था, 3 बार संविधान को पढ़ा गया। कब से देखो, जो पहला वाचन था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। अक्टूबर तक तो बन ही रहा है, नवंबर में प्रस्तुत होगा, तो पहला वाचन, फर्स्ट रीडिंग कब से कब तक हुई थी, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। जो सेकंड रीडिंग है, सेकंड, ये हुई थी आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। जो सेकंड रीडिंग है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और जो थर्ड रीडिंग था कॉन्स्टिट्यूशन का, तीसरी रीडिंग जो थी वो शुरू हुई थी आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। आई मेरे में संविधान को पारित करने के लिए 3 वाचन हुए, 3 बार पढ़ा गया मतलब संविधान को। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, मतलब पहला वाचन जो है केवल 5 दिन का था। उसके बाद से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, लगभग 11 महीने का ये वाचन था सेकंड। और तीसरा जो था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को संविधान लागू हो गया था। आई मेरे बात समझ में? तो 4 से 5 नवंबर, मतलब पहला रीडिंग सबसे छोटा था और सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी थी, दूसरी। याद रखें, पहले वाचन में संविधान को पहली बार पढ़ा गया, और पहली बार संविधान को पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है ना, पहली बार संविधान को पढ़ा गया प्रथम वाचन में। और अगर तारीख पूछ दे तो 4 नवंबर 1948 को संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को संविधान पहली बार पढ़ा गया। किसने पढ़ा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब इन्होंने पढ़ दिया और संविधान सभा को दे दिया कि भाई अब देख लो। याद रखें कि दूसरे वाचन में संविधान पर बहस हुए, मतलब चर्चाएं हुई,
कुछ बदलना था तो बदला भी गया, समझ रहे हो। दूसरे वाचन में संविधान पर बहस हुआ, और जब बहस हो गया, सारी चीजें हो गई, सारे लोग संतुष्ट हो गए, तो तीसरे वाचन में संविधान को पारित किया गया।